हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में जीएस के प्रश्न संख्या 19 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 20 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो साथियों, आपको क्या बताना है कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था। तो वे थे विट्ठल भाई पटेल। पटेल नाम याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल मत बता दीजिएगा साथियों, विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। साथियों, विट्ठल भाई पटेल कौन थे? अभी हमने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही बड़े भाई थे। किसके बड़े भाई थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, और ये 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आगे साथियों के निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। 4 संस्थाएं दी गई हैं, हमें क्या करना है कि इनकी स्थापना वर्ष के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना, यानी कि कब किसकी स्थापना हुई, सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, इस प्रकार से अरेंज करना है। तो सबसे पहले दिया गया बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इसकी स्थापना 1836 में हुई। कब हुई? 1836 में। फिर है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में। साथियों कब? 1838। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए 1843 में। 1843 में। फिर इंडियन लीग की अगर बात की जाए तो 1875। कब हुआ साथियों? 1875। तो आप देख सकते हैं चारों बिल्कुल सही क्रम में अरेंज है, बिल्कुल हमको इसमें बदलाव नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। 1 2 3 4, चारों का क्रम बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं व्याख्या में आपको दिखाई देगा बंग भाषा 36, लैंड फिर 38 में है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 43, इंडियन लीग 75। तो चारों बिल्कुल सही क्रम। कभी कभी ऐसा प्रश्न देता है बिल्कुल सही क्रम होता है, ताकि जो आप अगर ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो उसी में भ्रमित हो जाएंगे, पर आपको भ्रमित नहीं होना है। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट जो दिया गया है ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी थे, राधा कमल मुखर्जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ये अच्छा प्रश्न है साथियों। तो कहां कहां नहीं बना? तो इसमें से बंगाल और पंजाब में नहीं बना था, यानी कि 3 और 4 होगा। आइए देखते हैं कहां पे है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी में है 3 और 4, बाकी जगह बने थे। साथियों 1935 जो भारत शासन अधिनियम था उसके अनुसार जो चुनाव संपन्न हुए तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 प्रांतों, कौन कौन सा, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत में बहुमत से मंत्रिमंडल का गठन किया था। अब भूगोल के कुछ प्रश्न हैं, आइए इनको भी देखेंगे हम लोग। क्या पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है। तो मिजोरम में। कहां पे? मिजोरम। साथियों नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक राज्य है मिजोरम, और मिजोरम जो है भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत यहां पर वन क्षेत्र स्थित है, और मिजोरम 85.141% आप देख सकते हैं व्याख्या में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एल. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो 11। क्या जवाब होगा? 11 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी।
तो अगला प्रश्न है, ये रिपोर्ट 2015 का है, तो साथियों ये प्रश्न रिपीट होने की कोई संभावना नहीं है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसको छोड़ते हुए। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, फसल है और प्रजाति दी गई है। ये प्रश्न आरओ एआरओ एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो गेहूं का शुष्क सम्राट जो दिया गया यही वाला सुमेलित नहीं है। शुष्क सम्राट धान की है। किसकी प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है शुष्क सम्राट। सम्राट से धान, सम्राट से याद रखिएगा, सम्राट धान से याद रखिएगा। तो यहाँ पर गेहूं जो दिया गया यही वाला गलत होगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो अगला है, किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। तो झांसी, इसमें ऑप्शन बुंदेलखंड का एक क्षेत्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। झांसी, ललितपुर, बांदा, इन जिलों में जो बुंदेलखंडी जिले हैं वहां पर मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा क्या है साथियों? तो काली मिट्टी का ही प्रकार है। किसका प्रकार है? जो काली मिट्टी है उसके दो प्रकार है, कावड़ मृदा, एक है मार मृदा। मार मृदा जो है गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है, गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है। आगे है कि भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आइए देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? मृत्तिका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए मृत्तिका का। यहां देख सकते हैं मृत्तिका, गाद, तब महीन, बालू। तो अब कथन कारण दिए गए हैं, आइए देखते हैं क्या है इसमें। कथन कारण में क्या सही क्या गलत होगा, कि दोनों सही है दोनों गलत है। तो कथन है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास यानी जो कमी होती है, नुकसान होता है, भारत के जनांकिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। बिल्कुल सही है। कारण है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, ये भी सही है। क्यों? देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि होगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो वन क्षेत्र से उनका नकारात्मक संबंध होगा। कारण है कि आबादी बढ़ेगी, जगह चाहिए होगा, तो जंगलों, बाग बगीचों को काट कर आप देख रहे हैं कि शहरों को बसाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इनका नकारात्मक इनमें संबंध होता है। दोनों सही है, कारण कथन दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे है, राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में आई थी, उसके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? कौन सा इसमें से जो कि वन के अंतर्गत नहीं आता? इसमें राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता। फिर क्या आता है? इसमें आता है साथियों संरक्षित वन और राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से कथन कारण दिए गए हैं, आइए इसे भी हम लोग देखेंगे। तो साथियों, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है, भविष्य में भी प्रयोग किया जा सकते हैं, सही है। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। कुछ साधन दिए गए हैं और फिर हमको क्या करना है कि 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जल विद्युत 11.6% था। फिर दूसरे नंबर पर प्राकृतिक गैस होगा आपका 6%। फिर नाभिक होगा साथियों, तो नाभिक क्या हो जाएगा, लगभग 1.7%। डीजल 0.1%। बिल्कुल सही क्रम में है। 1 2 3 4 आप देखिए किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? इसमें से शुद्ध जल जो है ये जैविक संसाधन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कोयला दिया गया, पेट्रोलियम, मछली, ये सभी जैविक संसाधन कहे जाते हैं क्योंकि ये किसी जीव से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न विश्व भूगोल से है। स्ट्रेट लाइट क्या होता है? तो बताइए स्ट्रेट लाइट क्या होता है साथियों? तो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत को ही कहा जाता है। जो स्ट्रेट लाइट होते हैं मूलतः अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है, जो क्या करता है, संचार सिग्नलों को प्रसारित करने का काम करता है।
आगे कि नीली नील, जिसे ब्लू नाइल भी कहते हैं, ये नदी है। क्या है ये? एक नदी है। वो किस झील से निकलती है? तो नीली नील जो है ताना झील, नीली नील ताना झील, ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो ये पूरी तरह से मैप वाले प्रश्न है। इनको आप मैप जब पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। सही जवाब होगा भूमध्य, काला, कैस्पियन, अरब। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। एक एक अक्षर ले लेंगे तो भी याद होगा। भूखा कय करके याद रखिएगा, कैसे भी करके। आप सबसे आसान तरीका है, मैप को बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, फिर याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रश्न संख्या 40 में क्या है साथियों? 40 में दो सूची दी गई है। पहले में है नदी, दूसरे में है प्रवाहित। कहां प्रवाहित होती है? सुमेल करना है। लीना दिया गया है, तो ये रूस की नदी है, आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। 1 का 2 से सुमेल। आमूर नदी रूस में है, चीन में भी पड़ता है, ये प्रशांत महासागर, इसका सुमेल। टिग्रिस की बात की जाए, तुर्की, सीरिया, इराक में है, फारस की खाड़ी सुमेल करिए। माही नदी कहाँ है? तो माही नदी तो अपने यहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में होकर बहती है, तो अरब सागर इसका सही सुमेल होगा, सही कूट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी जो प्रश्न बचे हुए उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।